नमस्कार। आज हमारे साथ मुखलाल जी बैठे हैं और आज हम लोग के बैठने का मुद्दा है बिहार का भविष्य। सर, देखा गया है कि जीडीपी हो या कोई भी पायदान हो, उसमें अक्सर बिहार बहुत पिछड़ा रह जाता है। हमारे लोग देख लीजिए, जब एक समय हुआ करता था कि कहा जाता है कि आईआईटीएन और आईएएस सबसे ज़्यादा बिहार बनाता है, तब भी बिहार का इतना पिछड़ा रहने की वजह क्या है? बिहार आईआईटीएन और आईएएस बनाता है, ये खुद ही एक जवाब है। बिहार इतना गरीब क्यों है? बिहार में एक तो पॉपुलेशन बहुत, जैसे बोलते पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है उसमें बिहार शायद दूसरे नंबर पे है कि पहले नंबर पे है। बहुत हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। बहुत सारा एरिया है जो बाढ़ में कभी डूबा रहेगा। कुछ व्यवस्थाओं का थोड़ा कमी है। और ये आज का नहीं कि बिहार गरीब है, बहुत पुराना बात है। और जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है वो उनके पास फंड होता है सब कुछ ठीक करने के लिए, पर वो पॉलिटिकल पार्टियों में भी इतना जद्दोजहद है ना, लड़ाई ऐसे कि वो शायद अपने चुनाव जीतने में पूरा ऊर्जा खर्च कर देते हैं। वो स्ट्रेटजी बनाने में शायद करते नहीं। हाँ, अब कुछ तो करेंगे, जैसे सड़कें तो बन जाती है, बिजली आ जाता है, पर बाकी जैसे 40,000 करोड़ बजट है एजुकेशन का, पर उसमें देखेंगे तो सब बच्चों सभी को लोगों को अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल ही ढूंढना पड़ता है। तो हर कुछ तो, अगर जैसे गुजरात है या कई राज्य है जहाँ पे लोगों को अपना बिजनेस दिखता है, कुछ कहीं पे प्रोडक्शन दिखता है, पर बिहार में हर बच्चा को यही दिखता है कि हमको पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन गए तो जिंदगी सुरक्षित है, और नहीं तो मेरा जिंदगी का कोई हमारे शहर में कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी नहीं रहने का सर वजह क्या रह गया? हम लोग अगर देखा जाए तो हर जगह से बिहारी लोग मिल जाएंगे हर जगह काम करते हुए आपको। आप गुजरात चले जाए, हैदराबाद चले जाए, बेंगलोर चले जाए, पर बिहार में ऐसा इकोसिस्टम क्यों नहीं बन पा रहा कि बिहार उनको नौकरी दे सके? लोग अपने कैरियर के प्रति लड़ लेते हैं। यहाँ पे आईआईटी की परीक्षा देना है, रात दिन तैयारी कर लेंगे। आईएएस बनना है, रात दिन तैयारी कर लेंगे, लेकिन वो हक मांगने के लिए लड़ते नहीं है। हक मांगने के लिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हाँ, हक मतलब क्या हुआ आपका? जैसे हक मतलब होता है कि एक सरकारी तंत्र में पैसा आता कहाँ से है। सरकारी तंत्र में पैसा टैक्स से आता है। डायरेक्ट टैक्स तो सबको ही समझते हैं, पर इनडायरेक्ट टैक्स का जानकारी लोगों को नहीं रहता है। हम बाजार में कुछ भी खरीदेंगे, एक मोबाइल खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, पेट्रोल भराएंगे, साइकिल खरीदेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, बस पे ट्रेवल करेंगे, उसमें भी भाड़ा देंगे। वो सब चीज में कहीं ना कहीं सरकार टैक्स लेती है। बस में हमारे यहाँ तो हम देख रहे हैं, पार्किंग गांधी मैदान के नीचे पार्किंग करो, एग्जीबिशन रोड के नीचे पार्किंग करो, वहां भी भाड़ा देना पड़ रहा है। देना पड़ता है। सुबह मॉर्निंग वॉक में भी भाड़ा देना पड़ता है। तो पैसा तो लोगों ने दिया। 14 करोड़ आबादी है बिहार में। 14 करोड़ आबादी मिलकर 2.5 लाख करोड़ जमा करती है, और भी ज्यादा जमा करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टैक्स रहता है स्टेट से। तो मान लीजिए कि 4 लाख करोड़ जमा किया, तो 4 लाख करोड़ अगर मैंने दिया तो मैं हिसाब मांगूंगा ना। सही बात है, मांगना ही चाहिए। अगर मैं एक दुकानदार को देता हूँ 1,000 रुपए और सामान दिया उसने 800 रुपए का, तो मैं बोलता हूँ कि 200 रुपए मुझे वापस करो। अब सरकार औसतन इंडिया का एक जीडीपी टैक्स रेशियो है कुछ 20% के आसपास। जीडीपी टैक्स रेशियो क्या होता है कि कितना जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, और टैक्स कितना कलेक्ट हो रहा है। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 100 रुपए में से 20 रुपए हमारे पास टैक्स में से आता है। टैक्स में ठीक है। तो आप भी अगर महीने का 10,000 खर्च करेंगे तो 2,000 रुपए सरकार आपसे ले लेगी। अच्छा, हाँ, 2,000 रुपए? 2,000 रुपए 10,000 में से 2,000? हाँ, अगर आप 50,000 महीने खर्च करते हैं, सरकार आपसे 10,000 महीने लेती है। कैसे सर, ये थोड़ा बताएंगे? जैसे हम 10,000 पे ही कैलकुलेशन देखते हैं, तो 10,000 में हम क्या करेंगे? 10,000 से हम लोग घर का सामान खरीदेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम एक 10,000 रुपए में हम, मेरे पास मोटरसाइकिल है और हम आज पेट्रोल भराए, तो पेट्रोल 85 रुपए का लीटर रहता है, पर पेट्रोल पंप पे आपको मिलेगा 105 रुपए का। हाँ, 105 रुपए में 3 रुपए लीटर तो पेट्रोल पंप वाले को भी कमीशन रहता है। 4-5 रुपए पेट्रोल कंपनियों का भी कमीशन रहता है। हाँ। और बचा हुआ जो 45-50 रुपया है वो सरकार का टैक्स रहता है। अरे बाप रे। तो आप पेट्रोल भरवाए 105 रुपए का, आपको लगा कि पेट्रोल 105 रुपए लीटर है,
पेट्रोल था तो 50 रुपए लीटर, 50 रुपए तो सरकार 50 रुपए और उसमें ले ली। और क्योंकि पेट्रोल पंप तो सब जगह, अब पेट्रोल पंप तो क्या रहेगा, रजिस्टर्ड रहेगा, लाइसेंस के बिना नहीं चलता है, तो उनको मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो हम लोग टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स को ना देखे, इनडायरेक्ट तरीके से भी जो पैसा आपके जेब से निकल रहा है वो भी सरकार के पास। नंबर 2, मान लीजिए कि आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है, तो आप किसी बस पे चढ़ेंगे। हाँ सही बात है, बस पे चढ़ेंगे हम। अब बस का दाम है 25 लाख। हाँ सही बात है। जब बस खरीदा गया था ना, तो बस पे 28% का जीएसटी है। अच्छा हाँ, तो अगर 15 लाख का बस है तो 15 लाख का 30% होता है 4.5 लाख, तो 19.5 लाख दाम हो गया। 15 लाख का बस का दाम कितना हो गया? 19.5 लाख। ठीक है। रोड टैक्स भी बस में भरेंगे, हाँ सही, वो भी 1.5 लाख 2 लाख होगा, तो 19.5 और 2 आपका हो गया 21.5 लाख। इंश्योरेंस भरेंगे, उसमें भी जीएसटी रहेगा। हाँ इंश्योरेंस तो हर कुल मिला के आपने जो 25 लाख का बस खरीदा ना, वो बस कंपनी जो बनाई होगी जहां से उसका प्राइस तय होना था, वो 15 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं रहेगा। अच्छा, तो बस जिसको 15 लाख में मिलता हो तो सस्ते भाड़े में बस चलाता, लेकिन उसको अगर 25 लाख देना पड़ा है तो बस तो चलाएगा महंगे भाड़े में। सही बात है। फिर बस में डीजल तो भरवाएगा, डीजल जो मिलना चाहिए था 50 रुपए का, उसको मिल रहा है 100 रुपए का, तो बस का भाड़ा क्या करेगा? वो सब जगह डबल करेगा। अगर वो बस भाड़ा 40 रुपए ले रहा है ना, तो उसको 20 ही रुपए लेना चाहिए था। 20 रुपया डबल करके क्यों लेता है? क्योंकि उसको सरकार को टैक्स देना पड़ता है। तो ब्रॉडली जो मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि बिहार बहुत गरीब स्टेट है। बिहार में गरीबी नहीं है, पैसे का अच्छे से एलोकेशन नहीं हो पा रहा है, इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। स्टेट कभी भी गरीब नहीं होता है। अच्छा, हाँ, अकेला तो आदमी ये गरीब जो है। परसेप्शन बना रखा है कि बिहार गरीब है, बिहार गरीब है, बिल्कुल नहीं। अच्छा। आप 1 करोड़ समझिए। हाँ। मान लीजिए कोई आदमी 1 लाख महीने कमाते हैं। 1 लाख महीने कमाने वाले भारत में कितने लोग हैं? 1 लाख महीने कमाने वाले बहुत ही कम होंगे। टॉप 5% लोग। सही बात है। 1 लाख महीने कमाने वाला आदमी साल भर में 12 लाख कमाएगा। अगर साल भर में 12 लाख कमाता है तो 8 साल में वो 1 करोड़ कमाएगा। सही बात है ना? और अगर वो 10,000 महीने कमाता है तो 80 साल में 1 करोड़ कमाएगा। इसका मतलब 1 करोड़ पैसा बहुत बड़ा होता है। सही बात है। पता है बिहार सरकार में टैक्स कितना इकट्ठा होता है? कितना? 1 करोड़ तो हमने समझा दिया कि बड़ा है। हाँ। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 करोड़। सही बात है। और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 करोड़। 1000 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट होता है। ये 1000 करोड़ में आप जैसे कई लंबी सड़कें बन जाती है, कई पुल बन जाता है, बहुत बड़ा बड़ा काम होता है 1000 करोड़ में। और सरकार के पास 2.5 लाख करोड़ का बजट है बिहार सरकार का। 2.5 लाख करोड़? 250,000 करोड़ को 2.5 लाख करोड़ बोलते हैं। गणित है बेसिकली। अरे बाप रे, मतलब 1000 करोड़ का 250 गुना कर दे हम लोग। 1000 करोड़ का 250, मतलब 2.5 लाख करोड़। करोड़ ही बड़ा है और ऐसा 2.5 लाख। तो सर अगर हमारे स्टेट में इतना पैसा आ रहा है, हाँ। कुछ प्रॉब्लम जो मुझे नजर आती है, हमारे यहाँ नौकरी देने के लिए प्राइवेट फर्म्स है ही नहीं, इंडस्ट्रीज है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि बिहार में जो भी लोग इन सब चीजों को समझ सकते हैं वो कौन है? वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़े बड़े विद्वान है, पढ़े लिखे। वो टिकते नहीं है बिहार में। वो सब मुंबई, दिल्ली, अब किसी भी गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, उसका कोई ना कोई आदमी बेंगलोर रहता है, दिल्ली रहता है, मुंबई रहता है, अमेरिका रहता है, लंदन रहता है। तो सब टैलेंटेड माइंड तो उड़ जा रहा है। तो बचे खुचे जो लोग हैं वही ना। अब बिहार के सबसे जो तेज तर्रार नेता है वो नीतीश कुमार को माना जाता है। वो भी कहां से पढ़े? एनआईटी पटना से। एनआईटी पटना किस दर्जे का कॉलेज है पूरे देश में? इसके ऊपर ही बहुत सारे कॉलेजेस हैं। बहुत कॉलेजेस हैं। बहुत कॉलेजेस हैं। IIM, सही, IIT, IIM, कितनी सारे लोग हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों का CEO देखेंगे कैसा रहता है। सही बात, कितना एक्सपीरियंस रहेगा, कितना क्वालिफाइड रहेगा। उनकी तो पर्सनालिटी देखते ही लगती है। और हमारा किस्मत अच्छा है कि भाई कोई तो कम से कम NIT का भी तो पास आउट है। बाकी उनके नीचे के लीडर्स को देखेंगे ना, सबका एकेडमिक बैकग्राउंड कुछ नहीं रहेगा। एकेडमिक बैकग्राउंड रहे ना रहे, उनका जो पॉलिटिकल जो एक इच्छा रहता है वो भी बहुत हाई नहीं रहता है। कैसे हाई रहेगा? अब समझिए, बॉडी के कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़ने के लिए 4 साल 5 साल का MBBS लगता है। फिर 3 साल कोई पढ़ाई करेगा तो उसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाता है। तो क्या स्टेट के कॉम्प्लेक्सिटी को कोई भी समझ जाएगा?
पर सर अगर आप ये बात पढ़ाई लिखाई की ही बात कर रहे हैं तो हम लोग जब देखेंगे आज़ादी के समय हमें बहुत सारे ऐसे नेता मिले जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अव्वल नहीं रहे थे, पर उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा काम यस किया। बिल्कुल। तो अब मैं आज के नेताओं में क्यों पढ़ाई लिखाई देखना जरूरी है? पढ़ाई लिखाई जैसे ऐसे होता है, मान लीजिए कि जैसे एक फोर्ड कंपनी चलाते थे ना, वो उनके बारे में बोलते थे कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी इच्छा शक्ति ऐसी थी ना कि वो पढ़े लिखे लोगों के संपर्क में रहते थे। तो आजादी की लड़ाई में भी जो पढ़े लिखे नहीं थे ना, आजादी की लड़ाई ने उनको पढ़ा लिखा दिया। हाँ, पढ़ा लिखा दिया। आजादी की लड़ाई ने उनको पढ़ा लिखा दिया, तो वो अव्वल हो गए उस चीज में, उनके अंदर वो तो मान लीजिए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अब मुझे कोई काम करना है, जैसे मुझे मान लीजिए कि पढ़ा लिखा हूँ ही या ना हूँ छोड़िए, मुझे एक बिल्डिंग बनाना है, तो मैं क्या करूँ? कहने का मतलब है कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, एक्सपोजर जरूरी है। एक्सपोजर जरूरत है और संगत जरूरी है। तो जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, अगर उसका शरीर बीमार पड़ेगा तो डॉक्टर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अब क्या होता है, सारे नेताओं के पास आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो तो पढ़े लिखे हैं, पर नेता डोमिनेट कर जा रहा है आईएएस ऑफिसर पे। कैसे डोमिनेट कर जा रहा है? पावर उनके पास है। नेता जो भी अभी एग्जिस्ट करता है, ज्यादातर नेता कैसा है? कैसे? उनका बैकग्राउंड देखिए। जो आपने कहा कि पढ़े लिखे लोग नहीं थे आजादी के टाइम पे, पर उनका बैकग्राउंड देखते तो बड़े भले लोग थे, समाज सेवा उनका लक्ष्य था। भले पढ़े लिखे नहीं थे पर वो समाज में घुले हुए थे, तो उन्हें समाज की रियलिटी मालूम थी। पर आज के जो हमारे पास नेता है वो एकेडमिक में भी अच्छे नहीं है और सोशलाइज में भी अच्छे नहीं, तो बेसिकली क्या करते हैं? सही पहचान ही नहीं है लोगों की दिक्कतों की। वो करोड़ रुपए खर्च करते हैं इलेक्शन में और उससे मल्टीफोल्ड तो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो सारी योजनाओं को कहीं का कहीं मोड़ देंगे वो बेसिकली। तो आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आज मॉडर्न डे में पॉलिटिक्स कुछ ऐसा हो गया, जैसे पुराने जमाने में हम लोग पॉलिटिक्स पढ़ते थे, हमने खुद पढ़ा कि पॉलिटिक्स होता है देश के भले के लिए, पर आज एक पॉलिटिक्स एक बिजनेस सेटअप बन गया है। वो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है कि शेर तो हिरन को खाएगा ही। अब हिरन की जिम्मेदारी है कि वो 50 हिरन का टीम बना के शेर को हमला ना करने दे। अच्छा, तो अब जैसे दो तरीके के लोग हैं ना, जैसे मान लीजिए कि एक को भूख लगा है और एक के पास भोजन है, तो छीनना चाहेगा। अब जिसके पास भोजन है उसका ताकत पे डिपेंड करता है, नहीं कोई छीन पाएगा कि नहीं छीन पाएगा। तो हुआ क्या कि जितने लोग जो पब्लिक है, वोटर्स मोस्टली कौन है? बिहार का भी पर कैपिटा इनकम कितना है? 60,000 रुपया पर एनम। अच्छा, महीने का 5,000 है। अच्छा, हाँ, तो टॉप 5% 10% लोग हैं, उन्हीं के पास कार है, उन्हीं के पास मोटरसाइकिल है, उन्हीं के पास अच्छा घर है, वही एसी में रहते हैं। बाकी 90% आबादी जो है वो गाँव में रहती है, 80% आबादी। तो उनके पास जब रोटी कपड़ा मकान ही नहीं जुट रहा है तो अपनी सुरक्षा क्या कर सकते हैं? पर वोटर्स वही हैं। अच्छा, तो मेजर प्रॉब्लम एक ये भी हमको नजर आ रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वही ज्यादा जाके वोट दे रहे हैं, और वही उनको चूंकि उनको भी समझ नहीं है और वो रिझ जा रहे हैं उनका बाहरी चमक दमक देख। पढ़ा लिखा तो पढ़ाई लिखाई तो एक टूल है। मैं बोल रहा हूँ कि मतलब कि हृदय आलू आदमी है कि नहीं, थोड़ा अच्छा आदमी है कि नहीं। जैसे पढ़ाई लिखाई वाला भी तो क्रिमिनल बन सकता है, एकदम, तो वो बड़ा हथियार के साथ क्रिमिनल रहेगा। और कोई कम पढ़ा लिखा है और बड़ा अच्छा आदमी है, तो अब हनुमान जी तो मान लीजिए बोलेंगे तो पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन वो एकदम राम भक्त हैं। सही बात है। तो उस पे है कि आप कितने प्योर हैं और इम्प्योर हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि प्योर आदमी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाह रहा है। हाँ, सही बात है। लोग आप किसी को बोलेंगे कि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करो तो बोलेगा कि चोरी करना सिखा रहे हैं मुझे। हाँ, सही बात है। और पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज है जिससे आप छूट नहीं सकते। जब आपके जेब से कोई 20% रुपया निकाल दे रहा है, वो तो जब रंगदारी हो गया फिर तो बेसिकली कि आपके घर से मैं 20% निकाल लूंगा और आप कुछ ना बोलिए, तो इसको तो चोरी क्या, इसको तो डकैती बोलेंगे। मैं इसको ऐसे देखता हूँ सर कि हम लोग इतने कमजोर हो गए हैं कि क्रोध तो सबके अंदर है, आवाज सब उठाना चाहते हैं, पर सब एक आम इंसान डरता है। वो संगठन के अभाव से सब लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिया है। न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट आ गया बेसिकली। न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आदमी अपने अंदर घूटता रह जाता है। अब मान लीजिए न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट है तो आप बीमार पड़ेंगे तो आपको खुद से एम्बुलेंस ले जाना पड़ेगा। अगर आप सब समाज से मिलकर रहते तो आप बीमार पड़ेंगे ना तो बगल वाले का दरवाजा खटखटाएंगे ना तो तुरंत उठ के आ जाएगा। पहले गांव में लोग अब चारपाई पे उठा के और अस्पताल पहुंचा देते थे।
हाँ सही बात है, हम लोग भी जब हॉस्टल में रहते तो लाइफ बहुत हाँ, अच्छा बीतता था। तो सामाजिकता घट गया है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो विलेन है वो मजबूत है और आदमी कमजोर हो गया तो उन पे रंगदारी कर ले रहे हैं। नंबर का गेम है बेसिकली। कुल मिला के सभी को राजनीति सिखाना पड़ेगा, सभी को बोलना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ अगर अन्याय हो रहा है तो तुम कुछ उसका विरोध करो, तुम्हारा छोड़ो तुम्हारे बगल में किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसका भी तुम विरोध करो। आज उसके साथ हो रहा है तो कल तुम्हारे साथ भी होगा। तो लोग यूनाइट नहीं हो पा रहे, और यूनाइट नहीं होने से अब की कौन नहीं, दूध की रखवाली बिल्ली को छोड़ेंगे तो दूध तो पी जाएगा वो। सही बात है। तो उसी तरीके से 2.5 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। पटना जैसे, बिहार को गरीब बोल रहे हैं, पटना जैसे शहर में गाड़ी आज कोई लॉन्च होगा और कल से सड़क पे आपको दिखने लग जाएगा। फॉर्च्यूनर गाड़ी 70 लाख का आता है। एक आदमी जो 70 लाख की गाड़ी पे चढ़ रहा है ना, उसका 1 लाख रुपए महीने का खाली खर्च है गाड़ी का। सही बात है एकदम। इतना पैसा कहाँ से? जितनी बिल्डिंग में हम लोग बैठे हैं, सब बिल्डिंग का कोई ना कोई तो मालिक है ना। एक तरफ तो कह रहे हैं गरीबी है, किसी का बनियान फटा हुआ है, चप्पल नहीं है, अस्पताल में आप भैया PMCH में जाइए ना, क्या हालत आपको दिखेगा। हाँ सही बात है, बहुत ही पैसा तड़पते लोग। ट्रेन में जाएंगे ना, जनरल बॉगी में ठूस ठूस के, किसी को बैठने का जगह नहीं है। पर पटना में एयरपोर्ट भी है। सही बात है। फ्लाइट में भी जा रहे हैं लोग, वहां भी जगह नहीं रहता है। और उसी ट्रेन में जिसमें जनरल डब्बा है ना, उसी ट्रेन में AC क्लास 1 भी है, फर्स्ट AC। कूप रहता है उसमें 4 लोग खाली बैठने का, और अपना अंदर से लॉक भी लगा सकते हैं। सही बात है। एक आदमी जा रहा है उसी ट्रेन में 5,000 रुपए भाड़ा देके, और एक आदमी उसी ट्रेन में जा रहा है 50 रुपए का जनरल टिकट लेके। इनकम में डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा आ गई है। कुल मिला के छीना झपटी का मामला है। छीना झपटी का मामला है। ऊपर से ऐसे समझिए कि मेरे पास ताकत आपसे ज्यादा है, तो मैं तो अमीर हूं ही, और मैं ताकत के बल पे आपका भी पैसा छीन लिया। अच्छा, सही बात है। तो आप तो अमीर होते चले जाएंगे। हाँ, मेरी हालत तो 10% जो पब्लिक है ना, वो अमीर होती जा रही है, और 90% पब्लिक इतनी गरीब होती जा रही है कि मत पूछिए। तो सर ये जो 90% आबादी है, इनको कैसे मजबूत बनाया जाए? इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ये खुद नहीं बन सकते। इनको हमेशा किसी आंदोलन के लिए नेता चाहिए होता है। नेता कौन होता है? हाँ। जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके लोगों को संगठित करे। लीडर होता है वो। लीडर होता है। पर आज जो समाज में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका क्या देखेंगे? ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग तो चापलूस है। वो लगे हुए हैं कि मुझे इस बार विधायक का टिकट मिलेगा कि नहीं, MP का टिकट मिलेगा कि नहीं। उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? वो लीडर है ही नहीं। वो तो इन्वेस्टर है। वो इन्वेस्ट करता है 2 करोड़ रुपए का और 4 करोड़। अभी एक विधायक जी से मेरी बात हो रही थी। अच्छा। मैंने बोला कि आप लोग विधायक बनने में इतने उत्सुक क्यों हैं? तो एक तो उन्होंने कहा कि मैं तो उत्सुक इसलिए हूं कि जनता मुझे इज्जत करती है। पर मैंने और बैकग्राउंड पूछना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि विधायक के पास 5 करोड़ का फंड आता है सालाना। अच्छा, तो 5 साल में कितना आएगा? 25 करोड़ रुपए। और वो 25 करोड़ जब विधायक जी खर्च करेंगे तो किसी न किसी ठेकेदार के थ्रू खर्च करेंगे। ठेका उसी को देंगे जो उनको 20% देगा। सही बात है। तो 25 करोड़ का 20% कितना हुआ? 25 करोड़ का 20% आपका आ जाएगा लगभग आपका 5 करोड़ के आसपास। जिसका 5 करोड़ का आ रहा है इनकम, वो 2 करोड़ इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ही करेगा। पर वो 3 करोड़ रुपए जो कमाया, वो कहां से कमाया? हमारे और आपके जेब से टैक्स से। लेकिन हमको पता भी नहीं चला। सही बात है। आज के जमाने में तो परसेप्शन ऐसा बन गया। अगर वो 5 करोड़ का जो 5 करोड़ रुपए जो अनाप शनाप में नेताजी कमाए, वो 5 करोड़ रुपए का भी अगर काम अच्छे से हुआ होता, और खाली नेताजी कमाए थोड़े, 20% तो नेताजी ले लिए, और जो घूस दिया है 20%, वो 70% 80% से काम थोड़े करेगा। वो 80% में भी वो 40% का काम करेगा, और 40% वो भी खाएगा। कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा। कुल मिला के वो 25 करोड़ गया। 5 करोड़ का काम हो जाएगा। मैंने देखा है गांव में तालाब खुदवाते हैं, एक अरे इसका तो सबसे सही एग्जांपल है। आज पूरी दुनिया, भारत कहां से कहां पहुंच गया, और हम लोग कोसी रिवर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। बाढ़ से आज भी घर ही बह जा रहा है। बाढ़ से घर बह जा रहा है। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से वो देख रहे हैं, वो हवाई यात्रा सर्वेक्षण कर रहे हैं। वो हंसी आता है। मतलब हम लोग एक बांध नहीं बना पा रहे। हर बार मालूम है, मतलब ज्योग्राफिकल पैरामीटर है, साइंटिफिक पैरामीटर साल भर पहले मौजूद हो जाता है कि नदी का रास्ता बदलेगा और ये प्रॉब्लम आ सकता है। और तो और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अभी मैं सुन रहा था कि वो
बाढ़ के लिए सहायता करे केंद्र सरकार। सहायता पता है कितना मांगती है? 10,000 करोड़। जिसके पास खुद का 2.5 लाख करोड़ रुपए हो, मेरे जेब में 2,500 रुपए पड़ा हो, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 10 रुपए मेरी मदद करेंगे क्या? 2.5 लाख करोड़, मतलब बस ये हो गया कि और मिल जाए, जितना मिल जाए वो कम है। बेसिकली पब्लिक को ऐसा, मतलब कि धोखा है ना। धोखा क्या होता है? जैसे हिरन सोने का दिखा दीजिए और अंदर में जब बाण चलाया राम जी ने तो उसमें से निकला राक्षस। ये धोखा है, ट्रैप है बेसिकली। कैसे वो मछली को खिलाने के लिए आप थोड़ा मांस का टुकड़ा डाल देंगे उसमें और मछली खाने आएगी और फंस जाएगा, तो ये ट्रैप है बेसिकली। तो पॉलिटिशियंस अभी ट्रैप मारते हैं कि कैसे मैं वोट को पोलराइज कर लूं, कैसे मैं अपना वो बना लूं। वो बेसिकली मुद्दों पे आप कोई बात ही नहीं कर रहा, बस वोट आप समझिए, कर रहे हैं। आप समझिए, एक बिहार में प्रशांत किशोर नाम के आदमी बिहार में एक जन स्वराज पार्टी बनाए। सही बात है। जन स्वराज पार्टी का अध्यक्ष उनको चुनना था। पता है उन्होंने शर्त क्या रखा? क्या शर्त? अब वो तो बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई वाले लोग लाएंगे, IITians लाएंगे, IAS लाएंगे, ऐसे लाएंगे। तो उन्होंने पहला शर्त रखा कि दलित कौन है जो IITian भी और IAS भी है। अच्छा, है ना। तो ये और बड़े शान से उन्होंने मंच से अनाउंस किया कि मैंने जिनको अध्यक्ष बनाया है वो IIT कानपुर के पढ़े हैं, वो नेतरहाट से पढ़े हैं और इंडियन फॉरेन सर्विसेज के वो रिटायर्ड ऑफिसर हैं और ये दलित भी हैं। समझ रहे कहां से कहां बात जा रहा है? तो पढ़ाई लिखाई तो मुझे समझ में आता है, उसमें एक समुदाय का नाम क्यों जोड़ देना जरूरी है? वो यही तो ट्रैप है। अच्छा, मैं उनको भी दोषी नहीं मानता हूं, उन्होंने बड़ा कैलकुलेट किया होगा प्रशांत किशोर ने, शायद ऐसा बोलना नहीं चाहते होंगे वो, लेकिन ऐसा बोलने से उनका वोट बढ़ेगा। तो डबल पाथवे है, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेंगे तो बाकी लोग ऐसा करते हैं तो पिछड़ न जाए। मतलब कोई भी क्रिया और प्रतिक्रिया। आपने मुझे एक तमाचा मारा और मैंने 2 तमाचा मारा, तो आपने कहा कि भाई 2 मारा क्यों? तो मैंने, आपने शुरू क्यों किया? फिर आपने मुझे 3 मार दिया, मैं 4 मार दिया। कोई दोषी नहीं है। समझ रहे? स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। हमें लगता है कि ये सब बदलाव लाने के लिए एक जन अभियान की जरूरत है। एक बार फिर से अभियान की जरूरत नहीं है, सभी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि भाई तुम क्यों नहीं सरकार से कुछ पूछते हो। सरकार से पूछना क्या है? आपके इलाके के विधायक से आप पूछ सकते हैं, अपने मुखिया से पूछ सकते हैं, नहीं बताएगा 10 लोग इकट्ठा होकर उससे सवाल पूछ सकते हैं। तो सर ये जागरूकता कैसे फैलाई जाए लोगों तक, ये बात कैसे? अभी तो जैसे मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे डर लगता है कि मैं मुखिया से जाके बोलूंगा या विधायक से जाके बोलूंगा, वो मेरी बात सुनेंगे नहीं। ऐसा डर आपको इसलिए लगता है कि आपने समाज निर्मित ही नहीं किया। आप मुझसे दोस्ती किए, आप अपने चचेरे भाई से दोस्ती की, आपको अकेले में डर लग रहा था उसके पास जाने में। आप 10 आदमी इकट्ठा करके मुखिया के पास जाएंगे ना तो आपको डर नहीं लगेगा। एकता में बल है। एकता में बल है। बचपन में कहानी हम लोग पढ़ते थे, एक बांस का डंडा दिया वो टूट गया, 2 टूट गया, पर 10 को जब एक साथ बांध देंगे तो उसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। पॉलिटिशियंस के क्या है, वो फूट डालो राज करो वाला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आधे पॉलिटिशियंस का, आप एक myneta.com करके वेबसाइट है। अपने कौन सी वेबसाइट का आपने फिर से बोलिए? myneta, MYNETA, myneta.com। ठीक है। तो myneta.com पे जाके अपने इलाके का पॉलिटिशियन जो विधायक हो, MP हो, वो उसका डालेंगे ना तो उसका पूरा रिकॉर्ड आएगा, कितना संपत्ति है उसका, कौन कौन सा केस है। आधे क्या 60-70% नेताओं के पास तो 10-10 क्रिमिनल केसेस है। अच्छा, और वो हमारे नेता है? वो हमारे नेता है, वो हमारे MLA MP है। हमें पता चलता है कि हमारे पड़ोसी कुछ चोरी भी कर ले तो हम उनसे दूरी बना लेते हैं, और यहाँ 10-10 क्रिमिनल केस वालों को क्या हो रहा है ना, गुंडा है, वो गुंडा है, पर वो गुंडा बल से इतना शक्तिशाली हो गया है ना कि अब वो विनर हो गया बेसिकली। अब विनर तो कैसा भी हो, राक्षस हो चाहे देवता हो, विनर तो विनर होता है। तो बोलते हैं कि एक गुंडा अब सम्मानित गुंडा बन गया। गुंडा बन गया सम्मानित गुंडा, और विनर तो विनर होता है, तो लोग उसके फॉलोअर हैं। पराजित मन, पराजित राज्य, पराजित राजा हमेशा विजेताओं का अनुसरण करता। चाणक्य पहले ही बोल दिए थे, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है जी। तो विनर बन गया। आप अपने पैर में चप्पल नहीं खरीद पा रहे हैं और एक गुंडा फॉर्च्यूनर कार पे चल रहा है, तो आप पता है अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? बेटा मेरे जैसा मत बनना, ऐसे खाली पैर चलना पड़ेगा, उसके जैसा बनना, कम से कम वो फॉर्च्यूनर पे चल रहा है। समझ रहे हैं?
सही बात ऐसा एक डायरेक्शन आ गया है लोगों में। हम्म। मीडिया मैनेज करते हैं, लोग मैनेज करते हैं, इवेंट मैनेज करते हैं, होली मिलन समारोह कर देगा, कोई घर में भोज रख देगा, भोज में भी शक्ति प्रदर्शन कर देगा वो अपने पैसे और अभी कल देखा ना, प्रदर्शन करके आम लोगों को कल दबा कल ही रहे हैं। परसों जन स्वराज पार्टी का स्थापना दिवस था, शक्ति प्रदर्शन था। अच्छा। शक्ति प्रदर्शन पूरी ताकत लगा के, कहते 10 करोड़ का कम से कम बजट रहा होगा उस प्रोग्राम का। 10 करोड़ का? 10 करोड़ का। 25,000 कुर्सियां लगी है, 5,000 उधर स्टेज पे लगा है, स्टेज बना है, म्यूजिक सिस्टम, ये वो बहुत सारे वो टेंट बना हुआ है, शानदार प्रोग्राम। आज मैं ऐसे ही पढ़ रहा था लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं, और वो कभी अपना घर भी अच्छे से नहीं बना पाए। एक जमाने में ऐसे नेता हुआ करते थे। ईमानदार आदमी के पास संपत्ति रह नहीं सकता। जिसके पास अथाह संपत्ति है, पहले आपको सजग हो जाना चाहिए। दो ही तरीके से आदमी अमीर बनता है, या तो खुद का पैसा चुरा के, और नहीं तो दूसरे का पैसा चुरा के। दूसरे का पैसा चुरा के तो आप भी समझ रहे होंगे, खुद का पैसा चुरा के कैसे? हाँ, ये कैसे बनेंगे सर? आप महीने का कमाए 1 लाख रुपए, अब 1 लाख के हिसाब से आपको लाइफ स्टाइल भी तो रखना है। सही बात है। लेकिन एक आदमी क्या करेगा, उसमें से 10,000 में जीवन बिता लेगा और 90,000 सेव कर लेगा। सही बात है। तो उसके पास डिस्प्रपोर्शनेट मनी होता है। उसकी पर्सनालिटी देखेंगे, शर्ट फटा हुआ है, पुराना आदमी है, और उसका संपत्ति पे संपत्ति, उसको संपत्ति बनाने का आदत हो गया। संपत्ति बनाने का इतना आदत हो गया कि वो दूसरे पे क्या, वो खुद पे भी खर्च नहीं कर रहा है, धन जोड़ने का आदत हो गया। अब ऐसे ही जब धन जोड़ेगा 10 साल 20 साल ना, तो उसके पास बड़ा धन हो जाएगा, और उस धन के बेसिस पे वो भ्रष्टाचार भी करेगा। अच्छा। आपने पैसा जोड़ के एक रिवॉल्वर खरीदा, और इस रिवॉल्वर से आप पैसा छीनने लग गए। सही बात है। और बड़ी बड़ी बारीक चीज है, मतलब पता भी नहीं चलेगा किसी ने किससे छीन लिया। तो अभी लोगों को एकजुट होने की बहुत जरूरत है, अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। और देखिए, ऐसा होता भी है कि पूरी सोसाइटी में 90% भेड़ चाल आपने सुना है ना, भेड़ चाल में सभी लोग आगे वाले भेड़ का पीछा, हर भेड़ के उसमें ना 2-3 टीम लीडर बना देते हो। जो भेड़ का चरवाहा रहता है ना, 2-3 भेड़ को टीम लीडर बना देता है, अगर आप देखे होंगे तो। और वो भेड़ जिधर जाएगा ना, बाकी लोग उसी को फॉलो करते हैं। ऐसे इंसानों में भी होता है। इंसानों में टॉप 5% 10% लोग ही वो अपना नया रास्ता चुनते हैं, बाकी लोग बनाए हुए रास्ते पे चलते रहते हैं। अच्छा। तो जो नया रास्ता चुनता है ना, वही कुछ परिवर्तन ला सकता है। अगर वो इवोपरेट करके, गांव से इवोपरेट करके शहर भाग गया, शहर से बड़ा शहर भाग गया, तो गांव हमेशा छूटा रह जाएगा। तो हमें एक लीडर की जरूरत है, और साथ में हमें समाज की भी जरूरत है जो उस लीडर को सपोर्ट करे। हाँ, समाज की जरूरत है। और जो लोग अपने धर्म के प्रति, अपने जात से ऊपर उठ के अपने भलाई के बारे में बात करना शुरू करे। कोई धर्म में भी बुराई नहीं है, कोई जात में भी बुराई नहीं है, पर जो थोड़े भी सातिर लोग हैं ना, ये धर्म और जात का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जाति तो रहेगा ना, जैसे मान लीजिए कोई, हाँ सही बात है। जाति तो क्या है, जाति तो जेनेटिक है। वो फादर का जीन सन में आया है, फादर के फादर का सन, वैसे वो तो ट्रांसफर हो रहा है, तो वो भी क्रॉस होता रहता है। मदर तो कहीं और से आई है, मदर तो दूसरे रीजन से आई है, दूसरे रीजन का है। अब एक ही जाति के लोग देखेंगे बिहार का, और उसी जाति का आदमी देखेंगे उत्तर प्रदेश का, दोनों में आपको थोड़ा फर्क मिलेगा। वही अगर साउथ इंडियन उसी जाति का आदमी रहेगा तो और फर्क मिलेगा। हमें बस सही सवाल करना है, हम लोग सही सवाल करना है, और अपना हिसाब मांगना पड़ेगा कि आप मुझसे 20% 30% जो टैक्स ले रहे हैं, इसका पैसा जब आप हमको लौटाते समय चुरा ले रहे हैं, तो मैं पूछूंगा ना कि भाई मैंने पैसा दिया है तो बताओ कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, वो पूछना पड़ेगा। तो बेसिकली वो पूछने के लिए थोड़ा बीच में जितने भी थोड़े समझदार लोग हैं उनको थोड़ा आगे आना पड़ता है, और आगे आके फिर वो उनको सब कुछ सिखाते हैं। अदरवाइज लोग को तो, अच्छा स्कूलों में पढ़ाते हैं क्या? स्कूलों में ज्यादातर वो चीज, अभी आप इतिहास में पढ़े होंगे ना, पूरा इतिहास में आप यही सब पढ़ेंगे, मुगल कब आए, ऐसे आए वैसे आए वैसे आए। अरे अभी रिसेंट पढ़ाई का मतलब क्या होता है कि मैं वो पढ़ा और मैं आगे उसके बारे में सोचूं। अभी करंट सिनारियो क्या चल रहा है, कुछ सिखाते नहीं है। संविधान सिखाते नहीं है, इंसान को अपना हक पता ही नहीं है। सही बात है, इंसान को अपना हक ही नहीं मालूम है। जीवन जीने की पद्धति सिखाते नहीं। पूरे स्कूली सिस्टम क्या चल रहा है, वही पुराना जमाना, वो सब 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 कहते हैं लॉर्ड मैकॉले ने
राज करने के लिए सिस्टम को बनाया था और वही सिस्टम आज तक हम फॉलो करते चले आए ऐसे ही है। तो बेसिकली प्रॉब्लम टीचरों का भी है, अच्छे टीचर्स चाहिए। टीचर ना सिखाएगा कि तुम्हारा हक क्या है। हमें बहुत बारीकी से बहुत सारे स्तर पे काम करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, भगवान बुद्ध ने ना एक चीज का बड़ा खंडन किया था। किस चीज उन्होंने का सर? गुरु को भी खराब बोला था। अच्छा। बोला था गुरु भी अपने चेला का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी का गुरु हूं और मैं उसका रिसोर्स इस्तेमाल करने लग जाऊं। मैं कैसे भी पंडित जी होते हैं, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो। तो एक तरीके से गुरु का रोल में था वो और अपने शिष्य का वो इस्तेमाल कर रहा था। तो बुद्ध ने कहा था कि तुम्हें गुरु नहीं चाहिए, तुम्हें कल्याण मित्र चाहिए। गुरु मतलब अंधभक्त मत बनो किसी के। अभी आपका कोई दोस्त है और सेल्फिश दोस्त है, आप बार बार देखेंगे कि अरे यार हमारा इस्तेमाल कर लेता है और हमको तो कुछ मदद करता नहीं है, सही तो मित्र नहीं है। सही बात है, सही बात। तो उन्होंने कहा था मित्र नहीं ढूंढना है तुम्हें, पिता भी नहीं ढूंढना है तुम्हें, गुरु भी नहीं ढूंढना है तुम्हें कल्याण मित्र ढूंढना है या कल्याण पिता ढूंढना है। पिता जनरली कल्याणकारी होता है, इसलिए पिता का स्थान ऊपर है। सही बात है। गुरु तो भी तो गुरु नहीं चाहिए तुम्हें, कल्याण गुरु चाहिए, मित्र नहीं चाहिए, कल्याण मित्र चाहिए। जो आपको कुछ सिखाए पर उसके बदले में आपके कल्याण के बारे में सोचे, वही आपको प्यार करता है, वही आपको प्रेम करता है, वही आपका अपना है। जो आपको चूसना चाहता है, जो आपका फायदा उठाना चाहता है, वो आपका पराया है। तो उन्होंने कहा था कि कल्याण मित्र की तरफ बढ़ो। मित्र के भेष में तो दुश्मन भी आ सकता है, गुरु के भेष में भी दुश्मन आ सकता है, पर कल्याण जो तुम्हारा चाहता है वो तो तुम्हारा अपना भगवान हुआ। इसलिए कल्याण मित्र की आवश्यकता है। तो लोगों को डिफरेंशिएट करना चाहिए कि गुरु कौन है और कल्याण गुरु कौन है। Yes. मित्र कौन है, कल्याण मित्र कौन है, पॉलिटिशियन कौन है और कल्याण पॉलिटिशियन कौन है। Yes. कौन उन्हें सही रास्ते पे लेके जा रहा है। ठीक है, तो मेरे को ये समझ में आया सर, अगर हम लोग पूरी बात को एक निष्कर्ष निकालना चाहे तो एक तो लोगों में अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है और लोगों का एकजुट होना बहुत ज़रूरी है और लोगों का साथ आके अपने जो भी सीनियर हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या विधायक हो या मुखिया हो, उनसे जवाब मांगना है कि मेरा कुछ भी खर्चा हो रहा है या कोई भी काम हो रहा है तो वो कहाँ से हो रहा है और कैसे हो रहा है, आप जवाब दीजिए। उसमें हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक जन अभियान हमें करना है कि सारे लोग कम से कम जुड़ना शुरू हो, कुछ अच्छे लोग जुड़ना शुरू हो ताकि एकता में बल आए। और सेल्फ में भी देखना है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं समाज से तो चाहता हूं कि मेरे लिए मदद करे और मैं उसकी मदद नहीं करता हूं। मुझे भी थोड़ा सामाजिक होना पड़ेगा, सबको सामाजिक होना पड़ेगा। जहां जहां मैं जिसकी सहायता कर सकता हूं, जिसमें मेरा क्षति कुछ ना हो, वहां मैं सहायता करूं, मैं आगे बढ़ूं, लोगों को भी बढ़ाऊं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।